हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो है वो देखा कि हमने एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है जेबीटी कमीशन 2026 के लिए। तो जिन भी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, उन सभी के लिए जो है ये वाली क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशली जेबीटी 2026 की अगर हम बात करें, कमीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में जो है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स बताए हुए हैं, जिनमें से हमने ह्यूमन साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रिगार्डिंग जो है वो ऑलरेडी हमने जो है एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपने मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम जो है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। अगर किसी ने ह्यूमन साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रिगार्डिंग क्लास को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। जेबीटी कमीशन 2026 के नाम से साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें 4 क्लासेस हमने पहले डिस्कस कर ली हैं और ये आपकी जो है वो 5th क्लास रहने वाली है नेक्स्ट टॉपिक को लेके। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड कि मेमोरी जो है वो किस चीज़ की क्षमता है। मेमोरी रेफर्स टू द एबिलिटी टू, तो ये किस चीज़ की एबिलिटी को दर्शाती है। यहाँ पे स्मृति का अर्थ है। स्मृति का मतलब क्या होता है? देखो, दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो ये हमारी जो है यहाँ पर मेमोरी की जो है वो फर्स्ट क्लास अभी जो है वो रहने वाली है। तो मेमोरी का मतलब क्या होता है? हम अपने दिमाग में किसी चीज़ को मतलब याद कितनी देर तक रख पाते हैं, है ना। तो वो है क्या? स्मृति का अर्थ क्या है यहाँ पे? स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। जो सूचनाएं होती हैं उनको भंडारित करते हैं और उनको दोबारा याद करने को हम स्मृति कहेंगे। या सिर्फ जो है भूलना इंफॉर्मेशन को, या फिर स्टोर करना इंफॉर्मेशन को, या इग्नोर करना इंफॉर्मेशन को। तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना, ये चीज़ मेरे मेमोरी में फिट है, यानी कि जो स्टोर है हमारे पास। स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी? मेमोरी की जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास है। मेनली अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आपकी 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, या फिर प्रोसीजरल मेमोरी। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेंसरी मेमोरी जो है हमारे पास, वो फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम संवेदी स्मृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसरी मेमोरी हमारे फर्स्ट नंबर पे आती है, शॉर्ट टर्म हमारी सेकंड नंबर पे आती है, एंड लॉन्ग टर्म हमारी थर्ड नंबर पे आती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है सेकंड नंबर वाली, इसको हम जो है वो और किस नाम से जानते हैं? वर्किंग मेमोरी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हमारी वर्किंग मेमोरी की तरह यूज़ होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन इज अबाउट। अभी मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसे हम और क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है? तो शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन जो है वो 20 से 30 सेकेंड होता है। आप ये बोल सकते हो सम टाइम आपको ऑप्शन जो है वो 15 से 30 सेकेंड का ऑप्शन भी मिलता है, या फिर आपको जो है कई बार जो है 30 से ऊपर आपको ऑप्शंस दिखेंगी। आपको कई बार लेस देन 30 आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो 30 से कम या 15 से 30 सेकेंड की बात करें तो वो आता है आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए, अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है वो वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी? कौन सी मेमोरी है जिसकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैपेसिटी है, जिसमें सबसे विशाल क्षमता वाली स्मृति जो है वो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, सेंसरी मेमोरी को, वर्किंग मेमोरी को। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसी को हम जो है वो वर्किंग मेमोरी के नाम से जानते हैं, अभी जैसे हमने बात की। तो यहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है? जो लंबे समय तक याद रहती है, और लंबे समय तक याद रहने वाली को क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म मेमोरी कहेंगे। और इसी को हम जो है वो परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो स्थायी होती है, लंबे समय तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वर्किंग मेमोरी इज एक्सप्लेन्ड बाय। जो वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, जिसे कार्यकारी स्मृति कहा हमने, जो नॉर्मली हम चीज़ों को याद रखते हैं ना, वो वर्किंग मेमोरी का एग्जाम्पल है।
तो कार्यकारी स्मृति या फिर आपका वर्किंग मेमोरी जो है वो किसने एक्सप्लेन किया था? तो यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपका एटकिंसन और सिफ्रिन का है, लेकिन जो आपकी वर्किंग मेमोरी है इसका कॉन्सेप्ट है आपके पास बेडले का कॉन्सेप्ट है आपका वर्किंग मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आइकॉनिक मेमोरी रेफर्स टू। अब आइकॉनिक है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन जो बेसिकली हमारे पास आती है वो 3 आती थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की पीछे, सेंसरी मोटर सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो 3 थी। अब ऐसे ही हमारे पास जो है एक टाइप आता है आइकॉनिक मेमोरी का। तो आइकॉनिक मेमोरी किस चीज़ को रेफर करती है? तो आइकॉनिक, आप लोगों ने जो है पीछे भी पढ़ा था कि हमने जब ब्रूनर के बारे में बात की थी, ब्रूनर ने आइकॉनिक एक टाइप की स्टेज दी थी। आइकॉनिक का मतलब है जब हम सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को देखते हैं, मतलब चीज़ों को देख रहे हैं हम, आइकन होता है ना, तो आइकन को देखा जाता है। तो आइकॉनिक मेमोरी को आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास जो है वो व्हाट्सएप का कोई आइकन है, इंस्टाग्राम का कोई आइकन होता है जिसको देख के हमें पता चलता है कि ये चीज़ है, तो वो है हमारा देखने से हमें पता चलता है। तो ये विजुअल सेंसरी मेमोरी है आपकी आइकॉनिक मेमोरी। नेक्स्ट है चंक इन मेमोरी रेफर्स टू। आप बोलते हैं ना सम टाइम की चंक आ गया है आपके इस पे, ठीक है। तो चंक का मतलब क्या है? चंक का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन का यूनिट, अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं एपिसोडिक मेमोरी। लास्ट तक जो है आप लोगों ने जो है वो वीडियो को देखिएगा। लास्ट तक मैं आप लोगों को जो है जो डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रोसीजरल मेमोरी से रिलेटेड, एक्सप्लिसिट, मैं आपको थ्योरी वे में भी जो है इनका यहाँ पे बताऊंगी कि कौन सी मेमोरी कैसे काम करती है, किस मेमोरी की डेफिनेशन क्या बनेगी, कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एपिसोडिक मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एपिसोडिक मेमोरी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? एपिसोडिक में आप देख सकते हो, आप कैसे याद रख सकते हो, एपिसोड होते हैं ना, जैसे हम टीवी में एपिसोड्स देखते हैं, टीवी के एपिसोड्स होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं? बहुत ही इमोशनल होते हैं कुछ एपिसोड्स। जब हम बोलते हैं ना ये घर घर के इमोशनल बना इमोशन शो किए होते हैं यहाँ पे सीरियल्स में, तो वैसे ही आपने यहाँ पे याद रखना है एपिसोडिक मेमोरी जो है, जो आपके इमोशनल इवेंट्स होते हैं, है ना, ये रियल वे पे नहीं है, ये आपको याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब है जो आपके इमोशनल इवेंट्स हैं। तो आप टीवी में एपिसोड्स होते हैं और वहाँ पे क्या बताया जाता है? इमोशंस दिखाए जाते हैं, तो इमोशनल इवेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाएगा प्रोसीजरल मेमोरी। अब प्रोसीजरल मेमोरी का क्या मतलब है? प्रोसीजरल मेमोरी किससे रिलेटेड होती है? तो ये स्किल्स के लिए होती है, फॉर स्किल्स। प्रोसीजरल यानी कि क्रियात्मक स्मृति, तो क्रियात्मक में क्या होती है? स्किल्स डेवलप करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब जो इम्प्लिसिट है इसे कहेंगे निहित स्मृति। तो इम्प्लिसिट मेमोरी कैसी होती है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब, नेवर फॉरगॉटन, सेम एज एक्सप्लिसिट की तरह। तो जो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है ये होती है अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन की तरह होती है, इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इसको इम्प्लिसिट कहा जाएगा। और इसी का अपोजिट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट होती है आपकी कॉन्शियस, ये चीज़ आपने याद रखना है। एक्सप्लिसिट अगर कॉन्शियस है तो आपका जो इम्प्लिसिट है वो कैसी हो जाएगी? आपकी अनकॉन्शियस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन। अब जो सेंसरी मेमोरी है, हमने क्या कहा था कि जो आपकी वर्किंग मेमोरी है वो आपकी 15 से 30 सेकेंड बोल दीजिए, ठीक है, या फिर आप जो है वो 20 से 30 सेकेंड बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो सेंसरी मेमोरी है वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करती है, तो वो कितना करती है? 1 सेकेंड से कम होल्ड करती है वो, ठीक है। 1 सेकेंड से भी कम जो है, लेस देन 1 सेकेंड जो है। अगर 30 सेकेंड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्किंग मेमोरी हो जाएगा। WM मीन्स वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रोसेस ऑफ मेमोरी डज नॉट इंक्लूड। स्मृति की मुख्य प्रक्रिया में नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी है ना हमारे पास, वो 3 स्टेप्स में आती है। सबसे पहले आता है हमारे पास कि हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? एनकोडिंग करते हैं। हम जैसे बोलते हैं ना कि ये कोडिंग हो रही है इस चीज़ की, दिमाग में कोई चीज़, तो वो एनकोड हो रही है यहाँ पे।
फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आता है, फिर हम उसको अपने दिमाग में जो है वो स्टोर करते हैं, यानी कि स्टोरेज की जाती है। और तीसरा आता है, जब हमें उस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है तो हम उसको जो है वो दोबारा जो है याद करने की कोशिश करते हैं, यानी कि स्मृति से उसका जो है वो वापस उसको लाते हैं, है ना। तो वो क्या है आपके पास यहाँ पे, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइबल, ये तीन आपके पास जो है वो प्रोसेस के अंदर आता है। तो जो नहीं आता है वो आपसे पूछा था, कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं आएगा, बाकी सारी की सारी आपके पास जो है वो मेमोरी की प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप एक्सप्लेन्स मेमोरी डिके। अब जब हम बोलते हैं ना कि मेमोरी डिके हो गई या मेमोरी का जो है वो क्षय हो गया, तो वो किस वजह से होता है, तो वो होता है आपको उसको किस सिद्धांत से समझाया जाता है। हमने ये बोला कि विच थ्योरी एक्सप्लेन मेमोरी डिके जो है वो स्मृति क्षय को किस सिद्धांत से समझाया जाता है, तो वो एक थ्योरी आती है जिसे ट्रेस डिके थ्योरी। ट्रेसेस का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि हमें जो है ना इस चीज़ के ट्रेसेस यहाँ से मिले हैं, साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। तो वही है आपके पास वो जो ट्रेसेस है, वो जो साक्ष्य हमें मिले हुए हैं ना, वो जो चिन्ह हमें वहाँ से मिले हुए हैं, वो डिके हो जा रहे हैं, मतलब उसका क्षय हो जा रहा होता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो है ट्रेस डिके थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं आपकी मेमोरी डिके को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमोनिक्स। जो निमोनिक्स होते हैं, बोलते हैं ना ये निमोनिक है इस चीज़ को याद करने का, तो निमोनिक्स किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं हमें, तो निमोनिक एक टाइप से जो है वो चीज़ों को कोड देता है, एक टाइप से हम उसकी कोडिंग करते हैं, तो एन कोडिंग में जो है ये हेल्प करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहर्सल इम्प्रूव्स। हम बोलते हैं ना कि आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी है तो आपको रिहर्सल करनी है इस चीज़ की, तो रिहर्सल जो है वो किस चीज़ को, रिहर्सल यानी कि अभ्यास सुधारता है, किस चीज़ को सुधारेगा अगर हम रिहर्सल करेंगे, तो जो शॉर्ट टर्म रिटेंशन है, जो हम थोड़े टाइम तक जो है उस चीज़ को याद रख सकते हैं। 4 दिन बाद एनुअल फंक्शन होना है सपोज, तो आप रिहर्सल कर रहे हो ताकि आप कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को जो है वो धारण कर सको। आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप वैसी ही चीज़ कंटिन्यूटी पे करते चलोगे, लेकिन कुछ समय तक आप उसको धारण कर सकते हो। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ एसटीएम। एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की अल्पकालिक स्मृति की क्षमता कितनी है, तो करेक्ट आंसर होगा 7 ± 2 आइटम्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेमोरी इज कॉन्शियस। तो मैंने पीछे भी बताया था एक्सप्लिसिट मेमोरी आपकी कॉन्शियस होगी, और जो इम्प्लिसिट मेमोरी होगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी अनकॉन्शियस हो जाएगी। ये हमने पढ़ लिया था। विच मेमोरी इज़ अनकॉन्शियस, अभी हमने जो है इस चीज़ के बारे में बात की। जो हमारी अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, इम्प्लिसिट मेमोरी हमारी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगी। नेक्स्ट है मास्ड प्रैक्टिस मीन्स। बोलते हैं ना मास प्रैक्टिस, मास प्रैक्टिस यानी कि एक साथ करना, तो वो होती है क्रैमिंग, एक साथ में सारे कर रहे हैं ना, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, तो वो क्रैमिंग होगी, मास प्रैक्टिस। नेक्स्ट है एविंग हॉर्स इज नोन फॉर। जो एविंग हॉर्स है इन्हें किस चीज़ के लिए जाना जाता है, एविंग हॉर्स को जाना जाता है, इन्होंने लर्निंग के जो है वो हम फॉरगेटिंग के कर्व्स दिए हैं। जो लर्निंग के लॉज की अगर हम बात करें तो ये हमें पता है कि लर्निंग के लॉज किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्हें जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और एविंग हॉर्स ने फॉरगेटिंग के कर्व दिए हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रिटेंशन रेफर्स टू। बोलते हैं ना रिटेंशन रखो, धारण क्षमता रखो, तो स्मृति धारण जो है वो किस चीज़ को रेफर करती है, स्मृति धारण आपके स्टोरेज को। बोलते हैं ना किसी चीज़ को आपने स्मृति को रिटेंशन, आपकी रिटेंशन होनी चाहिए। रिटेंशन का मतलब है कि आप उस चीज़ को जो है वो धारण करके रख सको, ठीक है, यानी कि स्टोरेज होनी चाहिए, तो रिटेंशन रेफर्स टू स्टोरेज। नेक्स्ट है रिकॉल। बोलते ना ये चीज़ आपको रिकॉल, रिकॉल करो तुमने ये चीज़ कहाँ रखी है, ऐसे हम बात करते हैं, तो रिकॉल का मतलब होता है कि दोबारा उस चीज़ को रिट्राइव करना, दोबारा उस चीज़ को जो है वो जब ज़रूरत पड़े अपनी मेमोरी से उस चीज़ को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो कैसी होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है, तो वो मैक्सिमम हद तक जो है वो परमानेंट होती है, लंबे समय तक आपको उसमें चीज़ें याद रहती हैं।
जैसे हमने मेमोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, वैसे ही आपको फॉरगेटिंग का भी कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में। आप सिलेबस देख सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो फॉरगेटिंग का पॉइंट क्या है? फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को याद करते हो तो वो मेमोरी है, और जब आप उस चीज़ को भूल जाते हो यानी कि आप अनएबल हो रिकॉल करने के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अक्षम हो आप जो है उस चीज़ को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, उसे फॉरगेटिंग बोलेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ फॉरगेटिंग का कौन सा कारण नहीं है यहाँ पे? इंटरफेरेंस, डिके, रिट्राइवल फेलियर या बेटर एनकोडिंग, इनमें से जो है वो कौन सा यहाँ पर कारण नहीं है? तो देखो, अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो ना, बार बार आप कोई चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हो, इंटरफेरेंस हो रही है, बार बार उसमें हस्तक्षेप हो रहा है, आप ऑब्वियसली भूल जाओगे। डिके हो रहा है यानी कि जो ट्रेसेस हैं वो डिके हो रहे हैं, क्षय हो रहा है अगर, तो भी आप भूल जाओगे। अगर आप उसको रिट्राइवल करने में जो है वो फेल हो रहे हो, तब भी आप चीज़ों को भूल जाओगे। बेटर एनकोडिंग अगर आप कर रहे हो, तो बेटर एनकोडिंग से मेमोरी स्ट्रांग होती है, ना कि फॉरगेटिंग होती है। तो ये कारण नहीं है, बाकी आपके सारे कारण हो जाएंगे फॉरगेटिंग के। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स, अब जो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होती है, अग्रलक्षी अवरोध, यानी कि उसका मतलब क्या है? तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जो ओल्ड हिंडर्स होते हैं वो न्यू हो जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुराने घाव जो है वो नए हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं, उसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव का हमने देख लिया, ओल्ड हिंडर्स न्यू हो जाते हैं, और रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो न्यू हिंडर्स होते हैं, न्यू जो बाधाएं होती हैं वो ओल्ड हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फॉरगेटिंग कर्व्स शोज, जो फॉरगेटिंग के हमने कहा कि हरमन एविंगहॉस है, इन्होंने जो है वो फॉरगेटिंग कर्व दिए हैं। तो फॉरगेटिंग कर्व किस चीज़ को शो करते हैं? तो हम किसी चीज़ को कितनी समय तक धारण करते हैं, तो ये धारण और समय को बताता है। रिटेंशन वर्सेस टाइम को शो करते हैं हमारे फॉरगेटिंग के कर्व। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एविंगहॉस परसेंटेज फॉरगेटिंग आफ्टर 6 मंथ्स, ये 6 डेज, यानी कि 6 दिन के बाद आप कितनी मेमोरी को जो है वो भूल जाते हो? तो 6 दिन के बाद मैक्सिमम 25% की मेमोरी की हम बात कर रहे हैं कि इतना हम भूल जाते हैं, बाकी 75% हमें याद रह जाता है। नेक्स्ट है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग इंक्लूड्स, जो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है ना, वो किस चीज़ में इंक्लूड होती है? रिप्रेशन में, एनकोडिंग में, सेंसरी में, रिकॉल में? तो वो रिप्रेशन में जो है वो शामिल होती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में रिप्रेशन शामिल होता है। नेक्स्ट है, डिके थ्योरी सेज फॉरगेटिंग ऑफ, जो ट्रेस डिके थ्योरी की हमने बात की, ये कहता है कि फॉरगेटिंग किसकी वजह से होती है? क्षय सिद्धांत होता है। क्यों होता है, क्या है? तो वो समय के साथ में होता है। जैसे जैसे आपके ट्रेसेस जो है दिमाग से, जो चीज़ों के चिन्ह है ना, वो मिटते चलेंगे, आपको चीज़ें भूलती चलेंगी। ठीक है, और जिनके निशान रहते हैं वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। नेक्स्ट है, रिट्राइवल फेलियर अकर्स ड्यू टू, आप रिट्राइव करना चाह रहे हो, चीज़ों को पुनः स्मरण करना चाह रहे हो, तो रिट्राइवल फेलियर अकर ड्यू टू, पुनर्स्मरण असफलता होती है, किसकी वजह से होती है? अगर आप मतलब आपने कोई चीज़ को एनकोड किया था, स्टोर किया था, अब आप उसको रिट्राइव करना चाहते हो, लेकिन आपको ना रॉन्ग क्लूज अगर मिल रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो आप जो है वो फेलियर हो जाते हैं उस चीज़ को रिट्राइव करने के लिए। मोर रिटेंशन मतलब का मतलब क्या होता है? अगर हम ज़्यादा रिटेंशन रखें, तो यहाँ से मतलब आपकी जो धारणा है, आपने चीज़ों को धारण किया, आपने याद रखा, आपने लंबा याद रखा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपकी भूलोगे कम, यानी कि आप ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉरगेटिंग हेल्प्स इन, जो विस्मरण होता है ना, वो मदद करता है, किस चीज़ के लिए मदद करता है? फॉरगेटिंग किस चीज़ के लिए मदद करती है? तो फॉरगेटिंग हमें अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करती है, कि अगर आप चीज़ों को भूल रहे हो ना, तो हमें किसी चीज़ को उतना ही जल्दी जो है, उतना ही ज़्यादा जो है वो याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच स्लो फॉरगेटिंग, क्या विस्मरण धीमा करता है? तो आपकी फॉरगेटिंग किसकी वजह से धीमी हो सकती है? अगर आप कंटिन्यूटी जो है पे रिव्यू कर रहे हो ना, आप दोबारा उस चीज़ को याद कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी फॉरगेटिंग जो है वो धीरी हो सकती है। अगर आप जो है वो रेगुलर यहाँ पे रिव्यू कर रहे हो, कंटिन्यूटली जो है वो कंटिन्यूसली अगर रिव्यू कर रहे हो, तो फॉरगेटिंग जो है आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। अगर आप रिव्यू करना जो है, आप उसको देख नहीं रहे हो, रिव्यू नहीं कर रहे हो रेगुलरली जो है, तो फॉरगेटिंग जो है वो फास्ट होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी।
न्यू इंटरफेरेंस अगर आ रही है फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी, इग्नोर हो रहा है तो फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रेगुलर रिव्यू अगर कर रहे हो उसकी वजह से फॉरगेटिंग आपकी कम होगी, ठीक है। फॉरगेटिंग का मतलब क्या है कि जब आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, पुनः प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ की रिट्राइव नहीं कर पा रहे हो, उसको पुनः प्राप्ति नहीं हो रही है, उसमें आप फेलियर हो, उसको फॉरगेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ओल्ड एज अफेक्ट्स फॉरगेटिंग बाय। वृद्ध अवस्था जो है वो फॉरगेटिंग से अफेक्ट होती है, ये हम कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी फॉरगेटिंग जो है वो बढ़ती घटती है बढ़ती है। तो जब ओल्ड एज की अवस्था में, वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो फॉरगेटिंग जो है ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। वृद्धावस्था में जाते हैं तो चीज़ों को भूलते चलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस कैन। जो स्ट्रेस होता है, हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, इम्पेयर्स रिट्राइवल होता है, ठीक है। यानी कि आप चीज़ों को प्राप्ति करने में इम्पेयर हो रहा होता है, तनाव आता रहता है, जकड़न होती रहती है। इल हेल्थ कैन। जो बीमार हैं आप, उसमें क्या होती है, आप धारण नहीं कर पाते हो, चीज़ों को याद नहीं कर पाते हो, रिट्राइव नहीं कर पाते हो, पुअर रिटेंशन होती है स्वास्थ्य में, पुअर स्वास्थ्य में। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट रिहर्सल लीड्स टू। अब अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप चीज़ों को भूल जाओगे, फॉरगॉट कर लोगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस इज, यानी कि हस्तक्षेप जो है, हस्तक्षेप करने से क्या हो जाएगा, ये एक कारण है कॉजिंग फॉरगेटिंग का, यानी कि आप चीज़ों को भूल जाओगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिके अफेक्ट, यानी कि जब हम कोई चीज़ है वो डिके हो गया, तो डिके इफेक्ट का मतलब है कि स्टोरेज लॉस को ये स्टोर करता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग हेल्प्स टू। अगर आप जो है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की बात कर रहे हैं, प्रेरित विस्मरण जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, आपका मोटिवेटेड फॉरगेटिंग वो हेल्प करता है जो भी आपके, कई बार क्या होता है, इसका मतलब क्या है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का मतलब है, हम कई बार बोलते हैं ना कि नॉर्मली हम कोई चीज़ भूल गए, हमें याद रखनी थी, वो भूल गए, तो वो तो फॉरगेटिंग हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी के साथ बहुत ही बुरा हुआ होता है, ट्रॉमा हुआ होता है किसी को, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ भूल जाए, उस चीज़ को वो भूल जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहा जाता है। तो यानी कि फॉरगॉट ट्रॉमेटिक मेमोरीज, उसको मोटिवेटेड बोलते हैं ना, मोटिवेट किया जाता है फॉरगेटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इंटरफेरेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब आपने हस्तक्षेप को कम करना है तो कैसे करोगे, रीस्टडी करोगे, इग्नोर करोगे, ज़्यादा इंटरफेरेंस लाओगे, कुछ नहीं करोगे, रीस्टडी करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, फिर से स्टडी करेंगे, ताकि जो है अगर आपको लग रहा है कि इंटरफेयर हो गया बीच में, आपको चीज़ें भूल गई, ठीक है, हस्तक्षेप हो गया किसी चीज़ का, तो आप दोबारा रीड करोगे उस चीज़ को, दोबारा स्टडी करोगे उस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है टाइम वेस्ट फॉरगेटिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय। जो टाइम वेस्ट एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, टाइम वेस्ट फॉरगेटिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय ट्रेस डीके, रेनफोर्समेंट, एनकोडिंग या नन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जो समय पर आधारित है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है ट्रेसेस फेड होते चलते हैं, उसका क्षय होता चलता है, इसीलिए टाइम वेस्ट फॉरगेटिंग का मतलब है आपके पास ट्रेस डीके। अब इम्पॉर्टेंट पे आने से पहले एक और क्वेश्चन है आपका, रीलर्निंग शोज फॉरगेटिंग वेल। हम बोल रहे हैं रीलर्निंग हो रही है, पुनः सीखने से फॉरगेटिंग का क्या लेना देना है, पुनः सीखने से क्या होगा, तो आप जो है जब रीलर्न कर रहे हो ना, आप किसी चीज़ को दोबारा कर रहे हो, तो फॉरगेटिंग क्या होगी तब, ये जो है आप कम, मतलब टेक्स लेस ट्रायल, आप इसमें जो है वो कम ट्रायल लेते हो जब आप रीलर्न करते हो, फॉरगेटिंग में ये चीज़ बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरीज है, जैसे सेंसरी मेमोरी की बात करते हैं, तो सेंसरी मेमोरी का मतलब क्या है, अ वेरी ब्रीफ मेमोरी फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। संवेदी जानकारी के लिए बहुत छोटी अवधि की स्मृति होती है, हमने क्या कहा, ये लेस देन 1 होती है जो आपकी सेंसरी मेमोरी है, तो यहाँ पे इतना याद रखेंगे, ब्रीफ मेमोरी ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी मेमोरी लास्ट फॉर, स्मृति मेमोरी कितनी देर तक रहती है, तो ये हमने कहा था कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, ये कुछ मिनट की बात नहीं कर रहे हम, कुछ सेकंड्स के लिए रहती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकॉनिक मेमोरी। तो आइकॉनिक का मतलब क्या, आइकन है, दिख रहा है, यानी कि ये विजुअल सेंसरी मेमोरी से संबंधित है। आइकॉनिक मेमोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, किसे संग्रहित करती है, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आइकॉनिक मेमोरी किसे संग्रहित करती है, आइकॉनिक मेमोरी स्टोर, तो जो आपके आइकन है, यानी कि विजुअल इमेजेस को जो है वो ये यहाँ पे स्टोर करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थर्ड है इकोइक, इको बोलते हैं ना, इको यानी कि वॉइस, लाउड। तो इको का मतलब है जो आपके सुनने से संबंधित है। ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी भी हम इसे बोलेंगे। इकोइक मेमोरी किस चीज़ से रिलेटेड है? सुनने से रिलेटेड है ऑब्वियसली, तो ये हियरिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये सिंपल सिंपल थे। फिर आ जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को लेके। शॉर्ट टर्म यानी कि एसटीएम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, आपको कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक की चीज़ रहती है, ठीक है। तो मेमोरी दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन टेम्परली, परमानेंटली के लिए आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, टेम्परेरी के लिए आती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, फ्यू सेकंड्स टू मिनट रहती है, लेकिन हम इसको बोलते हैं 15 to 30 सेकेंड्स, हम जो है वो मोस्टली यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता, इस तरीके से जब हम बात करते हैं, पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा था शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, तो ये 7 ± 2 आइटम्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है जो आपकी परमानेंट रहती है। मेमोरी विद पोटेंशियल अनलिमिटेड कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, जो परमानेंट होती है, दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय तक चलती रहती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो स्टोर करती है, किस चीज़ को स्टोर करती है? जो स्किल्स हैं, फैक्ट्स हैं, उस चीज़ को संग्रहित करती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या है? एक टाइप से हम बोल तो रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी बोला जाता है, लेकिन वर्किंग मेमोरी की डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम फॉर टेम्परली स्टोरिंग, जो हमने पीछे कहा था शॉर्ट टर्म मेमोरी भी थोड़े समय के लिए होती है, टेम्परली होती है, वैसे ही वर्किंग मेमोरी है, ये टेम्परली स्टोरिंग के लिए होती है। एंड मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर कॉग्निटिव टास्क, अगर आपको दिमाग से संबंधित मानसिक कार्यों के लिए यूज़ करनी है तो आप वर्किंग मेमोरी का यूज़ करोगे, ठीक है। वर्किंग मेमोरी किस चीज़ के लिए यूज़फुल होती है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिफ्लेक्स के लिए, इमोशंस के लिए, या फिर आपके टेस्ट के लिए। तो किस चीज़ के लिए होती है ये है आपकी, अगर आपको समस्या का समाधान करना है उसके लिए वर्किंग मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट मेमोरी, इसके बारे में भी हमने बात की थी। एक्सप्लिसिट मेमोरी किसके लिए होता है? आपका कॉन्शियस या अनकॉन्शियस के लिए। तो आपको पता है ये कॉन्शियसली रिकॉल्ड के लिए होता है, ठीक है। मेमोरी ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स दैट कैन बी कॉन्शियसली रिकॉल्ड, कि आप जो है वो बिल्कुल कॉन्शियस होके किसी चीज़ को याद करते हो, उसको एक्सप्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। तो डेक्लेरेटिव मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो डेक्लेरेटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसली आप किसी चीज़ को याद रखते हो, और इसको डेक्लेरेटिव को ही एक्सप्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एपिसोडिक, हमने पीछे बात की थी। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब क्या होता है? एपिसोड्स होते हैं जो कि इमोशन से संबंधित है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से संबंधित होते हैं। तो मेमोरी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स, जो आपके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं या घटनाएं होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एपिसोडिक मेमोरी से यहाँ पे याद रखेंगे व्यक्तिगत अनुभवों और घटनाओं की स्मृति। तो एपिसोडिक मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ, तो एपिसोडिक मेमोरी जो है वो किस चीज़ का टाइप है? तो एक्सप्लिसिट मेमोरी का, जिसे हमने पीछे डेक्लरेटिव मेमोरी कहा, उसका एक टाइप है आपके पास एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी फॉर जनरल नॉलेज, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, आपको सामान्य ज्ञान किसी चीज़ का होना, तथ्य पता होना, अवधारणाओं की स्मृति को क्या कहा जाता है? सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी स्टोर करती है, किस चीज़ को स्टोर करती है? संग्रहित करती है। तो सिमेंटिक मेमोरी में आपके जो फैक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सनल इवेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? अभी हमने यहाँ पे जो है पर्सनल इवेंट्स के बारे में, पर्सनल घटनाओं के बारे में बात की, तो वो क्या है? आपके एपिसोडिक मेमोरी है, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी है जो फैक्ट्स से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी में मेमोरी आपकी जो स्किल्स एंड एक्शंस की हैं, कौशल और क्रियाओं की स्मृति को क्या कहा जाता है? बोलते हैं इसमें तुम्हारे अंदर ये प्रोसीजर होना चाहिए, इस चीज़ को आप प्रोसीजरल तरीके से कर पाओ, मतलब ये स्किल होनी चाहिए। तो प्रोसीजरल में स्किल्स होती हैं, तो इसमें स्किल्स एंड एक्शन होते हैं।
तो प्रोसीजरल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ, प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो किस चीज़ का टाइप है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो इम्प्लिसिट मेमोरी का टाइप है। और ये कैसी होती है आपकी, कॉन्शियसली होती है या अनकॉन्शियसली होती है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। जैसे हमने बात की थी आपकी जो डिक्लेरेटिव थी उसको एक्सप्लिसिट बोला, वो कॉन्शियसली था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी प्रोसीजरल मेमोरी को इम्प्लिसिट कहा जाता है। और इम्प्लिसिट कैसे चलता है, अनकॉन्शियसली चलता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। इम्प्लिसिट मेमोरी आ जाती है हमारी नेक्स्ट। अब इम्प्लिसिट हम बोल रहे हैं कि इसको भी इम्प्लिसिट मेमोरी ही बोलेंगे हम, जो हम यहाँ पे प्रोसीजरल मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, तो वो भी हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी है। इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या होता है, हमारा अनकॉन्शियसली मेमोरी होती है। तो सेम वही बात आ जाती है, अनकॉन्शियस मेमोरी दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। कैसे, अनकॉन्शियस तरीके से, उसे इम्प्लिसिट मेमोरी बोला जाता है। तो इम्प्लिसिट मेमोरी इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, शॉर्ट टर्म या आइकॉनिक, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी कि निहित स्मृति इसे हम कहते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी जो है, तो करेक्ट आंसर होगा इम्प्लिसिट में अनकॉन्शियस हो जाएगा। इम्प्लिसिट मेमोरी इज अनकॉन्शियस मेमोरी। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट डेक्लेरेटिव मेमोरी को भी एक्सप्लिसिट कहा जाता है। तो ये कॉन्शियस मेमोरी है दैट कैन बी वर्बली एक्सप्रेस्ड, ये कॉन्शियस तरीके से जिसको आप वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी अलाउ करती है किस चीज़ को, आप कॉन्शियस तरीके से कर रहे हो ना, तो ये कॉन्शियस रिकॉल को होगा, सोचते समझते हुए आप यहाँ पर चीज़ों को याद करते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इमीडिएट मेमोरी। एकदम से आपको कोई चीज़ है वो याद आ रही है, इमीडिएट यूज़ आप उस चीज़ का कर रहे हो। तो मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज हेल्ड ब्रीफली फॉर इमीडिएट यूज़, यानी कि जानकारी जो तुरंत उपयोग के लिए थोड़ी देर रखी जाती है, उसको हम बोलेंगे इमीडिएट मेमोरी। आपको एकदम से उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कभी भी, एकदम से, जैसे आप व्हीकल चला रहे हो, एकदम से आपको याद रखनी होती है कि इस यहाँ से ब्रेक मुझे दबानी है फटाफट से, तो आप उसको इमीडिएट यूज़ में ला रहे हो, तो उसे इमीडिएट मेमोरी कहेंगे। इमीडिएट मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इमीडिएट मेमोरी को ही हम वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट पॉइंट, आइकॉनिक वर्सेस इकोइक मेमोरी। तो आइकॉनिक होता है जो देखने से संबंधित है, इकोइक होता है जो सुनने से संबंधित है। तो दृश्य और श्रव्य स्मृति का अंतर, आइकॉनिक होता है दृश्य, इकोइक होता है श्रव्य। आइकॉनिक मेमोरी इज रिलेटेड टू, तो ये विजन से रिलेटेड है, इकोइक आपके ऑडिटरी से संबंधित था। और आज का लास्ट पॉइंट, रिहर्सल इन मेमोरी। तो रिहर्सल इन मेमोरी का मतलब है आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, जानकारी को स्मृति में बनाए रखने के लिए, ताकि आपको उस चीज़ या याद रहे, आप उस चीज़ को जल्दी से ना भूले। जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आप बार बार किसी चीज़ को देखोगे, बार बार लिखोगे, बार बार याद करोगे, रिहर्स कर रहे हो आप उस चीज़ को। तो रिपीटिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेंटेन इट इन मेमोरी, जानकारी को स्मृति में बनाए रखने के लिए आप पुनरावृत्ति कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिहर्सल इम्प्रूव करती है आपकी किस चीज़ को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को। यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिटेंशन को जो है, ये अभ्यास जो है, कुछ टाइम तक आपको उस चीज़ का जो है वो रिटेंशन बनी रहती है, धारणा, तो कुछ टाइम तक आप उस चीज़ को धारण करके रखते हो। तो ये थे हमारे आज के जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। उसके अलावा 15 मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस ऐसे ही डायरेक्ट आपके पास जो है समटाइम पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही न्यू वीडियो जो है वो अपलोड होती है, ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को जो है ये वीडियोस जो है वो बेनिफिशियल लगती है, इंपॉर्टेंट है। जैसा सिलेबस दिया है बिल्कुल वैसा ही मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो कंटिन्यूसली जो है वो मेरे साथ में बने रहिएगा। बीच बीच में आप लोगों को जो है वो इंग्लिश की क्लास भी देखने को मिलेगी, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। साइकोलॉजी की क्लासेस भी जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।